Namaskaram. So we are starting with GST. तो basic things we have covered. तो इनडायरेक्ट टैक्स का भी रेवेन्यू यूज हो रहा है क्योंकि देश में टैक्स का सिस्टम ही घटिया सिस्टम बन गया। इस सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे, ठीक है ना। इस सिस्टम को सुधारना था। इस सिस्टम को सुधारने के लिए कल वो नाम आया था एक केरकर कमेटी करके, ठीक है ना। अरुण जेटली सर जो बात कर रहे थे, उन्होंने इस सिस्टम को रिपेयर करने का एक वर्जन बताया जिसका नाम वैट था। क्या नाम था उसका? वैट, ठीक है ना। जीएसटी सिस्टम और वैट सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही था। तो पहले वैट आया, स्टेट लेवल पे होता था तो वैट बोलते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होता था तो सेन वैट बोलते थे, सेंट्रल वैट। लेकिन वैट ही था। वैट का नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स भी मल्टी पॉइंट सिस्टम है। मल्टी पॉइंट सिस्टम मतलब जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स आपको अपनी पॉकेट से नहीं भरना। मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा, लेकिन आपके पॉकेट में से आपको नहीं भरना है, पार्टी से लेके भरना है, ठीक है। तो जीएसटी सिस्टम और वैट सिस्टम में फर्क क्या है? तो वैट जो था ना, वैट गुड्स का टैक्स था। वैट किसका? तो वैट अच्छा ही था। वैट जब से आया हमारे देश में अच्छा ही सिस्टम था वैट। लेकिन वैट में भी कमी आती। तो वैट में क्या कमी थी कि जीएसटी लाना पड़ा। तो वैट जो था ना वो स्टेट का था। किसका था? मतलब अपने देश में 29 स्टेट थे, और अगर हर हर स्टेट में बिजनेस है तो आपको कितने लॉ पढ़ने पड़ेंगे? 29 लॉ पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में आपने अगर वैट भरा तो उसका सेट ऑफ गुजरात वाले नहीं देते थे। क्यों देंगे? सेट ऑफ सेम गवर्नमेंट ही देगा ना, हर गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट हो गया। लेकिन जीएसटी अभी पूरे देश में एक ही लगता है। जीएसटी पूरे देश में एक ही लगता है। तो कितना लॉ पढ़ना पड़ेगा? एक या दो, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का, 2 लॉ हो गए, और दोनों लॉ ऑलमोस्ट सेम ही है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो जो पहले क्रेडिट का प्रॉब्लम था वो निकल गया। अच्छा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे पहले सर्विस टैक्स लगता था। क्या लगता था? और सर्विस टैक्स वाले वैट में रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अरे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मैं कौन से लॉ में रजिस्टर्ड रहूंगा? सर्विस टैक्स में। सर्विस टैक्स अलग लॉ था, सर्विस इंडस्ट्री का लॉ था। और वैट कौन सी इंडस्ट्री का लॉ था? गुड्स इंडस्ट्री का लॉ था ना। ये गुड्स इंडस्ट्री का लॉ कौन सा था? वैट। तो क्या गुड्स इंडस्ट्री, जो सर्विस इंडस्ट्री वाले, क्या गुड्स नहीं परचेस करते हैं? हम सीए लोग हैं, क्या हम गुड्स नहीं परचेस करते? क्या क्या गुड्स परचेस किया हमने आजू बाजू में? देखो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिए, ऑफिस का सेटअप लिया, फर्नीचर लिया, लैपटॉप कंप्यूटर लिया, एयर कंडीशन लिया। ये सारे आइटम हमने लिए ना बिजनेस के लिए। लेकिन उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वैट स्टेट का लॉ हो गया और सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ था। तो गुड्स का क्रेडिट सर्विस इंडस्ट्री को नहीं मिलता था। अच्छा, आप ट्रेडर हो, आप परचेस करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट कराते रहोगे, वो सर्विस हो गई। सीए होगा आपका, सर्विस हो गई। कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, सर्विस हो गई। सीएस होगा, सर्विस हो गई। ट्रांसपोर्ट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। मतलब गुड्स इंडस्ट्री वाले भी बहुत सारा सर्विस लेते थे, लेकिन उसका उनको क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? सर्विस टैक्स लॉ अलग था, और गुड सर्विस का लॉ अलग, और गुड्स का लॉ अलग। और गुड्स के क्रेडिट सर्विस में नहीं मिलते थे, और सर्विस के क्रेडिट। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? जो लेटेस्ट था हमारा 2017 के पहले वाले सिस्टम में प्रॉब्लम था। अभी गुड्स का लॉ और सर्विस का लॉ अलग अलग है क्या? नहीं, अभी के नाम का लॉ का नाम ही क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब पूरी इंडस्ट्री कवर हो जाती है क्या इसमें? हाँ, हो जाती है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन कैसे पढ़ाई थी आपको। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ आइटम क्या बन जाएंगे? गुड्स। और सर्विस का डेफिनेशन कैसे लिखा गवर्नमेंट ने? जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। मतलब इस इकोनॉमी में जितने भी आइटम अभी मूव होते हैं वो गुड्स की इंडस्ट्री को, या सबके ऊपर क्या लग रहा है? जीएसटी। तो आपने भरने के टाइम पे भी जीएसटी भरा, मतलब जब परचेस किया तो जीएसटी भरा। आप सेल करोगे तभी भी क्या करोगे आप? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने लैपटॉप परचेस किया तो मैंने क्या भरा? और मैंने अपनी सर्विस, अपने जो सर्विस दिया क्लाइंट को, तो ऑडिट का काम किया, तो मुझे क्या भरना है अभी? जीएसटी। तो जीएसटी भर के जीएसटी भरना है, तो जीएसटी का क्रेडिट जीएसटी के सामने मिलता है। तो जीएसटी की जो जान है पूरी की पूरी वो आईटीसी में है। इसमें है आईटीसी, बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यही सिस्टम आपको समझना है कि कैसे चलता है आईटीसी का सिस्टम ही, कैसे चलता है, और इससे हमने कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए, मैन्युफैक्चरर था आपका, नंबर मैंने वही रखे, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट हमने कितना लिया था, नील। फिर उसने जो भी किया वैल्यू एडिशन किया, रॉ मटेरियल लाया, लेबर लाया, ओवरहेड लगाए, सब कर, अपना प्रॉफिट भी जोड़ा, ठीक है ना। मतलब वो कितने में सेल करने के लिए रेडी है, 100। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है नहीं जी आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने जीएसटी का रेट भी कितना ले लिया, 10%, जबकि जीएसटी का 10% ऐसा रेट नहीं है, 12% है, 18% है, 28% है, 5% है, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए कितना ले लिया, 10%। तो जीएसटी लगाया 10%, तो सेल कितने में होगा अभी, 110 में सेल होगा। ये समझ में आ रहा है आपको। एंट्री क्या आएगी जल्दी बताइए, मैन्युफैक्चरर के बुक में एंट्री क्या आएगी, डेटर अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा उसके पास, 110। थोड़ा थोड़ा जगह बना दो, और एक पर्सन आए हुए हैं। छोटी छोटी चेयर ले ले बेटा, नहीं तो छोटा चेयर लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट 110 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितने का हुआ, लेकिन इनका 100 का ही सेल्स हुआ है, इनकम 100 का ही है, ठीक है ना, ये इनकम हो गया। टू जीएसटी, जीएसटी पेएबल ना, पेएबल मतलब समझ रहे हैं ना, ये लाइबिलिटी लेजर है, जीएसटी भरना है मुझे गवर्नमेंट को, कितना, 10। ये करंट लाइबिलिटी बन गई मेरी ना, इसका लेजर क्या है, करंट लाइबिलिटी लेजर है मेरा। ओके, अभी जीएसटी में भी टाइप होता है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, वो टाइप के हिसाब से आप बाद में बना लेना, अभी खाली जीएसटी का सिस्टम समझोगे। ये समझ में आया। अब मुझे पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा, तो जीएसटी भरूंगा तो एंट्री क्या आएगी मेरे बुक में, जीएसटी 20 तारीख को भरना है ना अगले। ये सेल्स का मैंने एंट्री दे दिया जीएसटीआर 1 में, कौन से रिटर्न में दिया ये डिटेल पूरा, जीएसटीआर 1 में डिटेल भर दिया। 10 तारीख को 11 तारीख को मेरा रिटर्न चला गया, तो मुझे पता चला, और मेरा कोई आईटीसी नहीं है, देख रहे हो ना, मेरे पास कोई आईटीसी नहीं है, तो मेरे को अभी खाली जीएसटी जितना भी भरना है जीएसटी कैश में भरना पड़ेगा। तो कैश में एंट्री भरूंगा तो एंट्री क्या आएगी, जीएसटी पेएबल अकाउंट डेबिट, मतलब लाइबिलिटी, पेएबल हम नहीं बनाते, करंट लाइबिलिटी बना देते, तो आपको समझ में आना चाहिए वो पेएबल लेजर है, कितना, 10। और ये एक्चुअली मेरे बैंक से पैसा जाएगा ना, 10 रुपए जाएगा। ये कौन से रिटर्न में जाता है, ये जीएसटी, जीएसटीआर 3B में जाता है, और 3B कब फाइल होता है, 20 तारीख को ना, ये 11 तारीख को होता है, 11th को होता है अभी आज की तारीख में, तो 20 तारीख तक आपको, तो इस महीने के सेल्स का अगले महीने आपको जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना होता है। यहाँ तक क्लियर है। मैन्युफैक्चरर के साथ क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर के आगे कौन है, ये दिख रहा है आपको, इसको आउटपुट टैक्स बोला हमने, आउटपुट टैक्स मतलब ये लाइबिलिटी थी, आउटपुट टैक्स को क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटी। आईटीसी था कि इसके पास नहीं, तो इसको जीएसटी लाइबिलिटी कितनी भरी, और इसको कैश लेजर में पैसा जमा करना पड़ा। तो पोर्टल पे 3 लेजर होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी लेजर, जीएसटी के पोर्टल पे 3 लेजर होते हैं, कौन से, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, और एक कैश लेजर। समझ में आ रहा है। लाइबिलिटी जब आपके आती है, आउटपुट टैक्स जो होता है वो लाइबिलिटी लेजर में दिखता है, आईटीसी आपके पास होगा तो क्रेडिट लेजर में दिखेगा, और कैश लेजर मतलब जहां पे आप पैसा जमा करते हो। संकेत मेरा ये है क्या, मेरा जीएसटी का लॉगिन देगा, जरा मुझे बताना, ठीक है ना, मैं आपको ये लेजर दिखा देता हूँ, तब तक हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब जीएसटी ने क्या चेंज लाया, क्या बदलाव लाया है, तो मल्टी पॉइंट सिस्टम, मल्टी पॉइंट सिस्टम मतलब जब जब सेल होगा टैक्स लगेगा। अब मुझे बताओ ये इनवॉइस कितना देकर आया, इनवॉइस, ये इनवॉइस है ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये इनवॉइस है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या है, इनवॉइस है। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था, 100, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 10 का, ये इनवॉइस लेकर आएगा ना, ये इसका नाम है टैक्स इनवॉइस, क्या है, तो जीएसटी में टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा। तो आगे जो होल डिस्ट्रीब्यूटर है उसने पेमेंट कितना किया है, 110 का, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 100 ही है उसकी। देखो ना इधर आगे जाके परचेस कितना बुक हुआ, क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, मैंने पेमेंट 110 का किया तो मेरा कॉस्ट भी कितना होना चाहिए, 110 है। देखो ना ऊपर वाले सिस्टम ही देखो ना, इसने पेमेंट कितना किया, 110, तो इसकी कॉस्ट भी कितनी हो गई, तो यहाँ पे भी तो वही किया ना उसने, 110 का पेमेंट किया, तो कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए थी, 110। अब मुझे बता, मुझे आपको पिज्जा पिज्जा पार्टी देने का मन कर रहा है, आज मैं पिज्जा खिलाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, मैं डोमिनोज का क्या करता हूँ, सबको 300 रुपए का कूपन दे देता हूँ, क्या दे दिया, कूपन दे दिया। लेकिन अब डोमिनोज में चले गए, वहां पे 300 रुपए का पिज्जा है ही नहीं, वहां पे पिज्जा ही चालू होता है 500 रुपीज से,
लार्ज पिज्जा जो है कितने से चालू होता है? 500 से। तो आप क्या नहीं खाओगे पिज्जा फिर? 500 रुपए के नीचे पिज्जा नहीं मिलेगा वहां पे, तो खाएंगे। लेकिन कैसा 500 रुपए का आपने पिज्जा खाया, कूपन आपके पास कितने का था? 300। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 200। मैडम भी पता है आपको यहाँ पे क्या करती है, वो ट्रेंड्स में शॉपिंग करती है, रिलायंस ट्रेंड में। रिलायंस ट्रेंड वाले बोलते हैं 500 रुपए का कूपन ले लीजिए। अगले बार जब आप 1500 रुपए का शॉपिंग करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो आप 1500 रुपए का जब शॉपिंग करोगे, उसके ऊपर कितने का कूपन माइनस कर लेना? 500। मतलब नेट कितना पे करना है? 1000। मतलब आपको भरना कितना था? 1500। लेकिन आपने पहले से आपके पास कूपन है, तो कूपन माइनस होगा ना, पहले कूपन माइनस हो जाएगा, तो नेट ही आप भरते हो ना। तो वैसे ही ये जो बिल लेकर आए हो आप कौन हो? डिस्ट्रीब्यूटर। आप भूलो मत, अब आप कौन हो? डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पास कूपन है, कूपन दिख रहा है आपको? कूपन कितने का कूपन दिख रहा है आपको? ये इसमें कितना लिखा हुआ है? ये 10 रुपया क्या है? गवर्नमेंट बोलता है ये आपका इनपुट है, आपने परचेस किया, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। मतलब जब आपको भरने का टाइम आएगा तो पहले ये 10 रुपया माइनस करना, जितना ऊपर का होगा वो भर देना आप। इसको आईटीसी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपकी लाइबिलिटी को कम करता है। ये कूपन क्या करता है? आपकी जो चीज आपकी लाइबिलिटी को कम करता है वो आपका असेट होता है। जो चीज आपकी लाइबिलिटी कम करता है वो क्या होता है? अरे जिस कूपन में ताकत है तुम्हारी लाइबिलिटी कम करने की, वो आपका क्या है? असेट है। ठीक है, भेज देना। ठीक है, करता हूं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब आपने पेमेंट कितने का किया? 110 का पेमेंट किया। तो आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान दो। यहाँ पे 100 रुपीज कॉस्ट में रिकॉर्ड किया आपने, लेकिन 10 रुपीज आपने किस में रिकॉर्ड किया? आईटीसी में। आईटीसी मतलब आपकी ई क्रेडिट लेजर में बुक हो गया। आईटीसी आपका करंट असेट होता है। क्या होता है? करंट असेट होता है। तो एंट्री क्या आएगी? मुझे आप एंट्री बताओ। आप मुझे एंट्री बताओ भैया, आपकी एंट्री क्या आएगी? आप कौन हो? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस की एंट्री क्या? परचेस किया ना उसने, तो साहब परचेस अकाउंट डेबिट ना। परचेस अकाउंट कितना करूंगा मैं? 100 का। फिर आईटीसी, जीएसटी का कौन सा लेजर? जीएसटी का आईटीसी लेजर, मतलब जीएसटी इनपुट का लेजर है ये, इनपुट जीएसटी है। ठीक है ना? इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना? 10। और मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा? बैंक या क्रेडिटर? बैंक या क्रेडिटर, मुझे पेमेंट तो कितना करने का है? 110। अब मुझे बताओ, ये परचेज जो है मेरा एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। इसलिए पीएनएल के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में जाएगा। ठीक है ना? और जीएसटी मेरा क्या है? मैंने आपको बताया करंट असेट। करंट असेट है ना, लाइबिलिटी नहीं है। करंट डेबिट बोले तो असेट। ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा ना। ये तुमको समझ रहा है क्या? ये नालायक लोग, जरा जागते रहो, नहीं तो नंदी बेल के जैसे बैठो मत यहाँ पे। तो जीएसटी आपका ये आईटीसी है। ठीक है ना? आगे चलो। अभी आप क्या करोगे? सेल करोगे, अपना वैल्यू एडिशन करोगे, एक्सपेंस किया, प्रॉफिट जोड़ा, सब किया। आप कितने में सेल करने के लिए रेडी हो? 190, क्योंकि 100 रुपीज का आपका कॉस्ट था, 90 रुपीज का आपका वैल्यू एडिशन हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी इज अ मल्टी पॉइंट सिस्टम, मतलब आप भी टैक्स लगाओगे। तो आपने 10% टैक्स लगाया। कितना आया? वो 19 रुपीज। ये आपका इनवॉइस बन गया। समझ में आ रहा है ना? ये नीचे जो दिख रहा है वो इनवॉइस है। देखो यहाँ पे मैं ये डॉट डॉट करता हूँ, ये क्या है आपका? आपका इनवॉइस ऐसे दिख रहा है ना आपको। आपने कभी ना कभी देखा होगा, ऊपर वैल्यू होती है, नीचे जीएसटी ऐड होता है और फिर टोटल पेएबल आता है ना। तो ये इनवॉइस है। 190 का सेल किया आपने, 19 रुपीज का जीएसटी जुड़ा, तो इनवॉइस की वैल्यू हो गई 209। इसकी एंट्री मार के बताओ मुझे, डिस्ट्रीब्यूटर के बुक में एंट्री मार के बताओ। चलो बताओ जल्दी। सामने वाले से आएगा कितना? डेटर से पैसा कितना आएगा? डेटर या बैंक, पैसा कितना आएगा? 209 आएगा ना रे। जितना इनवॉइस दे उतना का पैसा लोगे ना। लेकिन सेल्स कितना हुआ है आपका? इनकम कितना है उसमें? 190 का ही इनकम है। तो एक्स्ट्रा जो 19 रुपीज लिया वो क्या है? जीएसटी पेएबल है। ये लाइबिलिटी है ना। इसको पेएबल के जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ? आउटपुट जीएसटी ना। ये आउटपुट जीएसटी है, लाइबिलिटी आपकी ये कितना? 19। अब मुझे बताओ, इसके लेजर बताओ। ये आपका इनकम है, ये क्या है? इनकम, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। और ये क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? अब पे करना है मुझे 19 रुपीज। अरे लाइबिलिटी तो भरना पड़ेगा ना अगले तारीख को। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो परचेस का डेटा है ये आपके कौन से रिटर्न में दिखेगा आपको? कि आपने इतने का परचेस किया, ये दिखना चाहिए ना पोर्टल पे। ये जीएसटीआर
2B में दिखता है, 2A में भी दिखता है और 2B में भी दिखता है, लेकिन अपन ज्यादा किस में फॉलो करेंगे अभी? 2B ज्यादा कंफर्म्ड वाला जो रहता है वो क्या रहता है? 2B रहता है, ठीक है ना। तो 2B में आपको 10 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, दिखेगा आपको। ओके, ये 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाता है दिखना। कब दिखना चालू हो जाता है? 14 से, क्योंकि 11 तारीख तक तो क्या चला जाता है, 11 और 13 तारीख तक, 11 तक तो R1 जाता है, ठीक है ना। 13 तक जो क्वार्टरली वाले रहते हैं ना, क्वार्टरली पेमेंट वाले कुछ रहते हैं, उनका 13 तारीख तक अपलोड होता है। मतलब पोर्टल के ऊपर डेटा, सेल्स का डेटा 13 तारीख तक अपलोड होते रहता है, इसलिए ये जनरेट कब होता है? 14 पे होता है। ये समझ में आ रहा है? और ये जो पे करने का आउटपुट लाइबिलिटी, ये आपकी GSTR 1 में दिखेगा। अरे आपने 11 को भरा होगा पहले ही, आपका सेल्स है ना, तो आपका सेल्स का डेटा कहाँ पे मिलता है? R1 में। और परचेस का डेटा जिसके ऊपर ITC मिलने वाला है कहाँ पे मिलता है? 2B में। ये समझ में आ रहा है आपको? पक्का? अभी आपको क्या भरना है? GSTR 3B भरना है। ये कौन से तारीख को भरा जाता है? आने वाले महीने के 20 तारीख तक भरना पड़ेगा। तो कितना पे करना है आपको? 19 रुपीज ना। अरे आउटपुट GST भरना कितना है? ये लाइबिलिटी आपकी 19 भरना है, तो इसको डेबिट किया। कैश में भर दू इतना, कैश में भर दू इतना 19 रुपीज पूरा, कि मेरे पास कूपन है, ITC है ना मेरे पास, कितने का है, तो पहले वो यूटिलाइज करूंगा ना। पागल तो नहीं हो क्या? ITC रख के पहले कूपन अपनी जेब में रख के पहला पैसा दे दोगे? कूपन संभाल के रखता हो। कूपन संभाल के रखना होता है कि पैसा संभाल के रखना होता है? पैसा संभाल के रखना होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये इनपुट GST होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट GST या ITC भी बोलते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। वो कितने का है? 10 का है। तो कैश में भरना पड़ेगा कितना? तो बैंक कितना? 9 रुपीज, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये ई कैश लेजर में जाएगा। ये ई क्रेडिट लेजर से मिला, और ये ई लाइबिलिटी लेजर में था। 3 लेजर भी बता रहा हूं मैं आपको साइमल्टेनियसली। क्या ये सिस्टम समझ में आया आपको? ये देखिए ना क्या हुआ यहाँ पे, 19 रुपीज का आउटपुट लाइबिलिटी था, 10 रुपए का क्या ले लिया मैंने? क्रेडिट, और कैश में कितना भरा? 9। ये समझा? देखता हूं समझा है कि नहीं। अभी इसके आगे कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर के आगे कौन है? होलसेलर। होलसेलर ये बिल लेकर आया ना, ये बिल है आपका, समझ में आ रहा है ना। होलसेलर के हाथ में ये बिल है, मतलब होलसेलर कितना पैसा देकर आया अभी? होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कितना दिया? 209। लेकिन कॉस्ट उसकी 209 है क्या? कॉस्ट कितनी है? तो क्यों 19 रुपीज का क्या हो गया? क्या मिलेगा? 19 रुपीज का क्या मिलेगा उसको? B2B ट्रांजेक्शन है ना रे, क्या मिलेगा? ITC मिलेगा उसको। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? एंट्री बताओ, परचेस की एंट्री बताओ, परचेस की एंट्री बताओ जल्दी। इसका किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं होलसेलर की, ठीक है ना। परचेस की एंट्री बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 190। और इनपुट GST 19 टू क्रेडिटर या बैंक कितना पैसा देकर आया है? 209। ये बताइए ये कौन सा लेजर है? एक्सपेंस का लेजर है, डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर है, परचेस का लेजर है। एक्सपेंस मतलब खर्चा है मेरा, डेबिट होगा ये। और ये कौन सा लेजर है मेरा? करंट असेट है रे, परचेस के ऊपर लाइबिलिटी नहीं होता, करंट असेट है। और ये पैसा बैंक से चला गया मेरा, इसका क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा? एक्सपेंस करूंगा, मेरे खर्चे करूंगा। अरे मैं भी तो होलसेलर हूँ, मेरे भी तो दुकान चलाने के खर्चे होंगे। खर्चे करूंगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो तो एंट्री आएगी आपकी, और मैंने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा होगा। अब जोड़ के मैं क्या करूंगा? सेल्स करूंगा, तो मेरा वैल्यू एडिशन के बाद सेल्स होना चाहिए ना। तो GST सिस्टम में ये देखो, यहां तक पहले समझ में आ रहा है? परचेस आपने 190 में किया, और आपके पास ITC कितना आया? कूपन कितने का आया? 19 रुपीज का। यहाँ तक तो हो गया था। फिर मैंने एक्सपेंस जोड़ा, मेरा प्रॉफिट जोड़ा 80 रुपीज। मैं सेल करने के लिए कितने के लिए रेडी हूँ? 270 के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन मल्टी सिस्टम है, जब जब सेल होगा तब तब टैक्स लगेगा। तो 270 रुपीज के ऊपर 10% का टैक्स लगाया, तो कितना आएगा? 27 रुपीज। ये मेरा इनवॉइस दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? मैं ये जो डॉट डॉट बना रहा हूँ ये क्या है? इनवॉइस है। इस इनवॉइस का एंट्री मार के दिखाओ। सेल्स हो गया ना मेरे बुक में, ये एंट्री मार के दिखाओ। सेल्स का एंट्री मारो, बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट कितना?
297, ये इतना से सामने से पलटी से पैसा आएगा, लेकिन मेरा इनकम कितना है? 2 सेल्स, कितना इनकम है मेरा? मेरा तो पैसा 270 ही है, तो ऊपर का जो 27 रुपए एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। ये पैसा गवर्नमेंट का है, मैं खाली एजेंट है गवर्नमेंट का, एक हाथ से लूंगा दूसरे हाथ से गवर्नमेंट को दूंगा, मेरा इतना ही काम है। तो मेरा 27 रुपीज क्या बन जाता है यहाँ पे? तो इसको क्या बोलता हूँ? आउटपुट, आउटपुट जीएसटी बोल देता हूँ, ठीक है ना। लेजर्स के नाम बताओ, ये क्या है? ये तो करंट एसेट है, डेटा ये बैंक है कि करंट एसेट है। ये क्या है? मेरा इनकम का लेजर है, और ये मेरी बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी क्या होगा? ये कौन से रिटर्न में दिखेगा वो भी बताओ। ये डेटा मुझे कौन से रिटर्न में दिखेगा? जीएसटीआर 2B में दिखेगा रे। इनपुट जीएसटी कहाँ पे दिखेगा? 2B में, क्योंकि वो मैंने नहीं फाइल किया है, वो मेरे सप्लायर ने फाइल किया है, मतलब जहां से मैंने परचेस किया है। मैंने क्या फाइल करना है? जीएसटीआर 1। ये कब फाइल करना है? 11th को। और ये जो जनरेट होगा, ये सारे लोग, सारे सप्लायर 11th को डेटा भरेंगे या 13 तक भरेंगे मैक्सिमम। तो 14 को क्या जनरेट हो जाएगा? जीएसटीआर 2B, जिसमें मुझे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या भरना? मुझे समझ में आ रहा है ना कि मेरा लाइबिलिटी 27 रुपए का है और मेरे पास क्रेडिट 19 रुपीज का है, तो भरना पड़ेगा ना मुझे कैश में। आप बताते ना क्लाइंट को कि सर आपका इतना भरना है, आपको कितना भरना है? मुझे 27, कितना माइनस होगा? 27 में से 19 माइनस करो, कितना भरना है? 8 रुपीज भरने आएगा ना मुझे। ये कैश लेजर में जाएगा मेरे, ठीक है ना। तो उसका एंट्री बताओ अभी। और ये होगा कौन से रिटर्न में? जीएसटीआर 3B में, जो कब भरा जाता है? 20th को भरा जाता है, ठीक है ना। तो क्या एंट्री आएगी बताइए? आउटपुट जीएसटी कितना? 27, टू इनपुट जीएसटी 19। ये करंट लाइबिलिटी था, ये करंट असेट था जो उसके सामने खत्म हो गया, और अभी और पैसा देना बाकी है मेरा तो बैंक। तो कितना? 8 रुपीज। तो लाइबिलिटी सेटअप हो गई और ये 20 तारीख को सारा मैटर उस महीने का एंड हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये इनवॉइस देखो, मुझे बताओ सामने वाले को खर्चा कितना है? सामने वाला मतलब कौन? अभी होलसेलर के आगे कौन? रिटेलर। ये सब B2B ट्रांजैक्शन चालू है हमारे। तो रिटेलर ने पैसे कितने दिए? 297, लेकिन खर्चा मतलब कॉस्ट कितना है उसके लिए? 270 का है। समझ में आ रहा है आपको? एंट्री मार पाओगे? बोलो, एंट्री बोलो। किसके बुक में? बोलो, रिटेलर के बुक में एंट्री। परचेस अकाउंट, परचेस किया ना उसने। पहला सेल करेगा कि पहला परचेस करेगा? पहला परचेस करेगा। परचेस अकाउंट कितना? 297। परचेस अकाउंट हो गया क्या? ये गलत हो गया ना। खर्चा कितना है? 297 का पेमेंट किया, लेकिन खर्चा कितना है? 270 ही खर्चा है। सर तो बचा हुआ 27 रुपीज जो है यहाँ पे वो दिख रहा है, वो ये जो 27 रुपीज दिख रहा है बिल में, वो क्या है? क्रेडिट है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी जीएसटी? इनपुट जीएसटी। और इसको पेमेंट कितना करेगा बैंक या क्रेडिटर? पेमेंट कितना करेगा? 297। ये एंट्री समझ में आ रहा है? ये जो लेजर है, पहला लेजर, वो एक्सपेंस का लेजर है, और ये जो दूसरा लेजर है कौन सा है? करंट एसेट का लेजर है। ओके, हाँ। अभी क्या करेगा? ये खुद खर्चे भी करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, अपने खर्चे भी जोड़ेगा। तो इसने भी वैल्यू एडिशन किया। देखो 270 पे खर्चा बुक किया, 27 रुपीज का क्रेडिट बुक किया करंट एसेट में, फिर अपने खर्चे किए 70 रुपीज, 70 रुपया खर्चा किया। तो ये बेचने में कितने में रेडी है? 340 में बेचने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, अरे टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा, जीएसटी भी लगाना पड़ेगा। तो जीएसटी लगाया उसने। 340 का 10% कितना? 34। तो ये इसका इनवॉइस हो गया। ये रिटेलर का इनवॉइस है जो आप लेकर आते हो ना, टैक्स इनवॉइस ना, जो टैली में आप बना के देते हो, वो ऐसे दिखता है। ओके, तो ये टैक्स इनवॉइस है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये? ओके, इसकी एंट्री मार के बताओ, टैक्स इनवॉइस की एंट्री मार के बताओ जल्दी। बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट या डेटर या बैंक अकाउंट? कितना? अरे कितना पैसा आएगा आपके पास? 374। लेकिन आपका इनकम है क्या पूरा का पूरा? नहीं। कितना इनकम है आपका? 2 सेल्स। कितना इनकम है? 340 ही आपका इनकम है। तो बचा हुआ क्या है? 34। आपकी लाइबिलिटी है ना, आपका पैसा है क्या? वो पैसा किसका है? गवर्नमेंट का है ना। आउटपुट जीएसटी कितना है?
34 आपको देना है। लेजर के नाम बताओ भैया, ये तो क्या है, ये तो करंट एसेट का लेजर हो गया, ठीक है ना। ये सेल्स क्या हो गया, इनकम लेजर हो गया, मतलब इनकम मतलब सेल्स, लेकिन इनकम हो गया आपका। और ये क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। ओके, ये कौन से तारीख को करना था आपको, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना आपको। ये कौन से रिटर्न में बताते हो, GSTR 1, ये कौन से तारीख तक बताना है, 11 तक बताना होता है। ओके, ये समझ में आया। ऐसे आपने जैसे बताया वैसे आपके सप्लायर ने भी भरा होगा, अगर अच्छा होगा तो वो लोग भी अपने R1 भरेंगे। सब जब अपने R1 भरेंगे तो सामने वाली पार्टी जो होती है उसके कौन से रिटर्न में दिखता है, GSTR 2B में, 2A में भी दिखता है, 2B में भी दिखता है, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं, 2B को फॉलो करते हैं, इसलिए 2B। ये कौन सी तारीख को दिखना चालू हो जाएगा, 14 को। तो ये आपकी ई लाइबिलिटी लेजर है। ये कौन सा लेजर है, ई लाइबिलिटी लेजर है। और ये कौन सा लेजर है, ई क्रेडिट लेजर है। अब ये पैसा जमा करना पड़ रहा है, दिख रहा है मुझको, मुझे भरना कितना है 34, और मेरे पास क्रेडिट कितना है 27 का, तो एडिशनल कितना भरना पड़ेगा 7 रुपीज। मुझे समझ में आ रहा है ना कि मुझे कितना भरना पड़ेगा 7 रुपीज। एंट्री बताओ, बोलो। आउटपुट GST कितना 34 माइनस क्या करूंगा, इनपुट GST, ठीक है ना, कितना 27, ठीक है ना। और कैश, कैश मतलब बैंक, बैंक में कितना भरूंगा 7। समझ में आ रहा है। ये कौन से रिटर्न में होता है, GSTR 3B। ये कौन से तारीख को जाता है 20th को जाता है। ये समझा आपको क्या हुआ। अभी सामने कौन है, रिटेलर सेल किसको करता है, ये बिल कौन लेकर गया, कंज्यूमर। कौन लेकर गया, कंज्यूमर। जनरल एंट्री पास करता है क्या पहले, तो कंज्यूमर तो तुम हो ना। कपड़े लिए जनरल एंट्री पास किया किधर, जूता लिया जनरल एंट्री पास किया, मोबाइल लिया जनरल एंट्री पास किया, नहीं। कंज्यूमर को ये 34 रुपीज कॉस्ट है कि क्रेडिट है, कॉस्ट है। क्यों, अरे आप कंजम्पशन है, आप ही कंज्यूमर हो, कंज्यूमर से तो क्या लेना था, GST इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आपको GST नहीं भरना है, आप चाहते हो ना कि आप GST नहीं भरो, तो कंजम्पशन मत करो। आज आपने कोई भी खर्चा नहीं किया, आज आपने GST भरा क्या, कल आपने 100 रुपए का खर्चा किया, तो आपको 100 रुपए के ऊपर का क्या भरना पड़ेगा। तो अगर आपको GST बचाना है, आप चाहते हो कि आपके पॉकेट में से क्या नहीं जाए, तो आपको क्या रोकना पड़ेगा। और अगर आपने कंजम्पशन किया तो कंजम्पशन किस चीज का, खाली गुड्स का कि सर्विस का कि दोनों का, गुड्स कंज्यूम करोगे तभी भी GST लगता है, सर्विस कंज्यूम करोगे तभी भी GST लगता है। अभी आप सुबह उठ के जब निकलते हो घर से, तो सोचो ना, या तो आपको क्या लगता होगा, या तो आप क्या लेते रहेंगे, गुड्स, या तो आपने क्या लिया होगा, सर्विस ना। सुबह से लेके रात तक आप वही करते रहते हो। मोबाइल आपने रिचार्ज किया, क्या है, सर्विस है, तो क्या भरा, GST भर दिया। समझ में आ रहा है आपको। आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेक्चर लिए, तो क्या क्या लगा, सर्विस है, GST लग गया। समझ में आ रहा है। आप दुकान में गए, आपने गुड्स लिए, कपड़े लिए, मोबाइल लिया, जूते लिए, क्या गुड्स है, क्या लगेगा। मतलब आज जितने भी हमारे देश में ह्यूमंस है, जितने भी कंपनीज है, जो भी वो परचेस करते रहेंगे कंजम्पशन के लिए, तो क्या भर रहे हैं, GST भर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए GST का बोलबाला जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि हर एक पर्सन हर एक्सपेंस के ऊपर क्या भर रहा है, GST पे कर रहा है। समझ में आ रहा है। और इसको क्रेडिट भी नहीं मिलता। आपने कभी आज तक जिंदगी में परचेस तो बहुत बार किया है ना आपने, खर्चा तो बहुत किया, क्रेडिट कभी बुक किया है क्या आपने, क्यों नहीं किया। आप कौन हो, तुमको क्रेडिट मिलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा फिर, गवर्नमेंट हर बार पैसे लेगा और क्रेडिट देते रहेगा क्या। कभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा रुकना चाहिए ना, देश बनाने के लिए। हमको रोड बनाना है, इंफ्रा बनाना है, गवर्नमेंट की खर्चे करने हैं, देश चलाने के लिए कितने करोड़ों के खर्चे करने पड़ते हैं, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास रुकना चाहिए। और वो कौन देगा, अल्टीमेट कंज्यूमर देगा। कौन देगा, तो अल्टीमेट कंज्यूमर से ही ले लेते हैं, पहले उससे ही तो लेते थे हम, पहले सिस्टम में अल्टीमेट कंज्यूमर से, तो इतना मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं थी ना रे। लेकिन कंज्यूमर चोर है, और कंज्यूमर किससे पर गुड्स लेता है, रिटेलर, रिटेलर महाचोर है। तो इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर ने, अब ये रिटेलर अगर चोर भी निकल गया, जो आज की तारीख में है, आज भी रिटेलर चोर है, लेकिन उसके पहले वाले जो बड़े बड़े व्यापारी है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, वो लोग तो चोर नहीं है। मतलब मल्टी सिस्टम लगाने से क्या हो गया, गवर्नमेंट को मिले 34 रुपीज ही, जो अल्टीमेटली किसने भरे थे, कंज्यूमर ने मिले थे, भरे थे। लेकिन एक पर्सन से नहीं लिया गवर्नमेंट ने 34 रुपीज, कितने लोगों से लिया, मैन्युफैक्चरर से 10 रुपया लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से 9 रुपया लिया, होलसेलर से 8 रुपया लिया, और रिटेलर अगर चोर नहीं है तो उससे 7 रुपए। अब सारे रिटेलर चोर नहीं है, बिग बाजार कहाँ चोर है,
डीमार्ट कहाँ चोर है? तो बड़े बड़े व्यापारी लोग जिनके सिस्टम बहुत अच्छे हैं वो लोग चोर नहीं। हाँ, आपकी दुकान, आपके आजू बाजू में छोटे मोटे जो शॉप है वो चोर लोग हैं। अमेजोन कहाँ चोर है? फ्लिपकार्ट कहाँ चोर है? वो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो तो टैक्स की चोरी कर ही नहीं सकते, पूरा बैंकिंग से जाता है। और मैंने बोला छोटे कस्टमर को भी अगर आपको फंसाना है जीएसटी में, ये जो छोटे छोटे व्यापारी है, टैक्स की चोरी करने में आप लोगों का हाथ बड़ा है। अगर आप लोगों ने उसको गूगल पे करना चालू किया तो पैसा उसके बैंक में आएगा, और बैंक में आएगा तो उसको एक ना एक दिन डिपार्टमेंट को शो करना ही पड़ेगा। तुम चोरी करवाते क्यों हो? क्योंकि तुम उसको क्या देते हो? कैश देते हो। कैश दोगे तो गवर्नमेंट के स्कीम में से या जीएसटी के कैप्चर में से वो निकल जाता है, लेवी में से हट जाता है। तो ये आप सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमेशा जो एक्सपेंस करोगे वो गूगल पे के थ्रू करोगे, या मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करोगे, कैश ट्रांजैक्शंस आप नहीं करोगे। जितने कम टैक्स का ट्रांजैक्शन करोगे उतना देश के लिए अच्छा है। ये समझ में आया सिस्टम? सर इसमें क्या हो गया मुझे बताइए ना। आपको अगर क्रेडिट चाहिए तो कच्चा बिल लोगे कि पक्का बिल लोगे? ये सब लोग क्रेडिट ले रहे थे ना, तो पक्का बिल लोगे ना। मतलब हम अभी जब भी परचेस करते हैं, राम पटेल एंड एसोसिएट हमारी जब एसोसिएट जब परचेस करती है, हम जीएसटी में परचेस करते हैं कि नॉन जीएसटी में आइटम परचेस करते हैं? जीएसटी में करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो टैक्स इवेजन देश में क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि हर कस्टमर मेरे दुकान में आके क्या मांगने लगा? सर मेरे को बिल चाहिए, क्योंकि उस बिल का मुझे जीएसटी मेरे लिए कॉस्ट है ही नहीं। मैं B2B हूं, मैं तो चोरी करके मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं है ना। मेरे पास एक कूपन है तो मेरे को ऑलरेडी गवर्नमेंट बेनिफिट दे रहा है, इसलिए मैं हमेशा पक्के बिल में ही धंधा करने लगा। ओके, तो टैक्स इवेजन देश में कम हो गया। आईटीसी मिलने लगा, दिख रहा है आपको हर जगह पे जो मैंने टैक्स भरा है उसका क्या मिलने लगा? आईटीसी। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग। अब मिटिगेशन एक वर्ड होता है और एलिमिनेशन एक वर्ड होता है। हमें एलिमिनेट करना था। हमें कैस्केडिंग क्या होता है? कैस्केडिंग मतलब टैक्स ऑन टैक्स, हमें एलिमिनेट करना था, लेकिन हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, हमने मिटिगेट किया। एलिमिनेट और मिटिगेट में फर्क इतना है, एलिमिनेट मतलब पूरा ही हटा दिया कैस्केडिंग, आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं देश में, एक वो सिस्टम हो गया। और मिटिगेटिंग मतलब कम किया हमने, लगता था पहले, अभी भी लगता है, लेकिन अभी इसका इफेक्ट क्या किया हमने? बहुत कम किया। जैसे अगर हेलमेट पहन के अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो कोई गारंटी नहीं कि जान बचेगी। गारंटी है क्या? हेलमेट पहनने के बाद गारंटी नहीं है जान बचेगी, लेकिन एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम क्या होगा? तो रिस्क एलिमिनेट नहीं होती, रिस्क क्या होती है? मिटिगेट होती है, कम होती है। मिटिगेशन ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको क्या होता है? पहले तो कैस्केडिंग क्या है वो समझाना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है ना? तो 2 मिनट दो। दूसरा इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं? जीएसटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स ही है। सर कैसे पता चला वैल्यू एडेड टैक्स है? आप देखो जरा ध्यान से देखो। जो मैन्युफैक्चरर है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैन्युफैक्चरर ने कितने का वैल्यू ऐड किया? अरे मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू कितने का ऐड किया जीएसटी में? 100 रुपीज का वैल्यू ऐड किया ना मैन्युफैक्चरर ने। और उसने पैसा भी कितना भरा गवर्नमेंट को? 10% टैक्स चल रहा है ना जीएसटी का मेरे एग्जांपल में। तो 100 का 10% कितना होता है? 10, उतना ही भरा। तो मुझे बताओ जो उसके आगे है डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने वैल्यू कितना भरा ऐड किया? 90 किया ना। परचेस सेल छोड़ दो आप, परचेस इतने का किया, सेल उतने का किया, वो एक तरीका हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपना वैल्यू कितना ऐड किया? तो उसने टैक्स कितना भरा? 9। कैश में उसने 9 रुपया ही भरा ना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ? फिर उसके आगे मुझे बताइए जीएसटी में आगे वाले ने वैल्यू कितना ऐड किया? 80। उसने कितना भरा? 8। और रिटेलर ने कितना वैल्यू ऐड किया था? तो उसने टैक्स कितना भरा? 7। मतलब मुझे क्या पूछना है, अगर आपने 100 रुपए का आइटम लिया और 100 रुपए में ही बेचा तो आपने कोई वैल्यू ऐड किया क्या? नहीं। तो आपको टैक्स भरने आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पे 18 रुपए की लाइबिलिटी होगी। हेलो, 18 रुपए का क्रेडिट होगा और 18 रुपए की, तो आप लाइबिलिटी माइनस क्रेडिट, तो आप कितना टैक्स भरोगे? 0। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर वैल्यू ऐड करके सेल आपने कितने में किया? 200 में। सेल कितने में किया? 200 में। अब 200 का 18% कितना होता है? 36 ना। 36 आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको क्रेडिट कितना मिला? 18 का। तो अल्टीमेटली आपने कितना भरना है? 18। और 18 क्यों भरा? क्योंकि आपने वैल्यू कितने का ऐड किया? 100 का। 100 का 18% कितना? 18। इसलिए जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स का ही एक एडवांस वर्जन है, इसलिए इसको वैट भी बोला जाता है।
मतलब कुछ कुछ देशों में जीएसटी को जीएसटी नहीं बोलते, दुबई में वैट बोलते, दुबई वैट, लेकिन दुबई वैट भी जीएसटी जैसा ही है, क्योंकि वैट और जीएसटी तो अलग अलग चीजें नहीं है, सेम ही है। वैल्यू एडिशन के ऊपर लगने वाले टैक्स को हम क्या बोलते हैं, वैट बोलते हैं। लैटिन में उसको एड वैलोरम बोलते हैं। एड वैलोरम मतलब वैल्यू के ऊपर, वैल्यू एडिशन के ऊपर लगा हुआ टैक्स। ये समझ में आ रहा है? अब कैस्केडिंग समझना है, डबल टैक्सेशन समझ में आया आपको? डबल टैक्सेशन को कैसे गवर्नमेंट ने टेकन केयर किया? पहले 17 अलग अलग टैक्स थे, हटा दिया, अभी कितना टैक्स है? एक ही है, तो ये डबल टैक्सेशन तो रुक गया। ये समझ में आ रहा है? एक तो वो हो गया, अलग अलग टैक्स लगते ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अभी मुझे कैस्केडिंग इफेक्ट आपको दिखाना है। कैस्केडिंग इफेक्ट में आपको दिखाने के लिए थोड़ा इधर का किधर का पे हेल्प लेता हूं, मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्लीन करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कैस्केडिंग इफेक्ट। पहले कैस्केडिंग इफेक्ट समझो है क्या। कैस्केडिंग मतलब क्या बताया मैंने? टैक्स ऑन टैक्स। पहले उसको समझे, पहले है क्या। समझने के लिए उसके ऊपर वाले सिस्टम को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इधर वाले सिस्टम को, ठीक है ना। ये 220 है, इसका समझ में आ रहा है? याद आ रहा है आपको? मैन्युफैक्चरर का वैल्यू कितना था? 100, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा? 10। तो ये 110 जो है उसमें 10 रुपया क्या है? टैक्स है। और 100 रुपीज क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स है, गुड्स की औकात है 100 रुपए की। सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता था, पुराने सिस्टम में क्रेडिट का कोई सिस्टम था ही नहीं, तो उसके लिए पूरा का पूरा 110 क्या बन जाता था? कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा क्या बन जाता था? कॉस्ट। तो इस 100 रुपीज में मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, 100 रुपीज तो वैल्यू ऑफ गुड्स है और 10 रुपीज क्या है? टैक्स है। यहां तक क्लियर है? उसमें उसने 90 रुपीज ऐड किया, ओके। अब ये इग्नोर करो, इसमें इसमें कितना ऐड किया? 90 रुपीज। अब तक गुड्स की वैल्यू कितनी थी? ये 200 में गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 190। 100 रुपए का, देखो ना इधर वैल्यू एडिशन देखो, इधर का 100 रुपए का वैल्यू एडिशन, इधर 90 का वैल्यू, तो गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 190। तो ये 10 रुपया जो है वो क्या है? ये टैक्स है 10 रुपया। और आपने जब 200 रुपए के ऊपर टैक्स निकाला, आपने 200 के ऊपर टैक्स निकाला ना 10%, तो ये 20 रुपीज जो आपने टैक्स निकाला, ये 20 के भी दो टुकड़े बन सकते हैं अभी। ये 20 में टैक्स ऑन गुड्स, टैक्स ऑन गुड्स कितना? 190 का 10% मतलब कितना हो गया? 19। और टैक्स ऑन टैक्स, अरे टैक्स ऑन टैक्स कितना हो गया? 1। इसको क्या बोला जाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन गुड्स इज ओके, टैक्स ऑन टैक्स कैसे ले रहे हो? या मेरे से पहले से मैंने टैक्स भरा है, उसके ऊपर आप फिर से क्या ले रहे हो? अरे मैंने जितनी वैल्यू ऐड की उसके ऊपर टैक्स लो ना। बोलते नहीं टैक्स ऑन टैक्स भी लग रहा है, दिख रहा है आपको टैक्स ऑन टैक्स। इस चीज को ही क्या बोला जाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी में एलिमिनेट हो गया क्या? देखो नीचे जीएसटी है ना, जीएसटी में एलिमिनेट हो गया क्या? कैसे एलिमिनेट किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने बोला देखो साहब आपने 110 रुपीज दिया तो सही, लेकिन आप कॉस्ट में 110 नहीं लिखोगे, 10 रुपया आप कहां पे लिखोगे? करंट असेट में लिखोगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये चीज समझ में आई तो जीएसटी समझेगा। 10 रुपया कहां पे लिखना है आपको? करंट असेट में लिखना है। तो आपकी कॉस्ट कितनी बन गई? 100। आपने वैल्यू एड कितना किया? 90। तो अब तक गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये 190 गुड्स की तो वैल्यू है, और उसका आपने 10% निकाला, तो ये टैक्स जो निकला 19, ये भी किसका था? गुड्स का ही था। आप समझ रहे हो? इसलिए प्राइस 209 हुई। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये जो 1 रुपया यहाँ पे जाता था टैक्स ऑन टैक्स, गायब हो गया। आदि दिख रहा है आपको? 20 रुपया भर रहे थे ना आप यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 19। मतलब जो टैक्स ऑन टैक्स जा रहा था, ये टैक्स ऑन गुड्स है। 19 रुपीज क्या है? टैक्स ऑन गुड्स है, उसमें टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स एलिमिनेट हो गया। हेलो, एक बार और बताओ हो क्या रहा है? एक बार और बताता हूं, देखो ना 2-3 बार बताने के बाद समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ इसके आगे क्या होगा। पहले पुरानी वाली सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम में क्या होगा? सामने वाले ने कितना भरा? 220 ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कचरा पहले साफ कर देता हूं। हाँ बस बस एक इतना टेबल खत्म करने के बाद 220 में टैक्स है, याद है आपको? 220 में कितना टैक्स है? 220 में टैक्स कितना है? 30 रुपया टैक्स है। भूल जाते हो ना, ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों का।
मुझे बताइए पहला टैक्स कितना, पहले वाले ने कितना टैक्स लगाया था 10, और दूसरे वाले ने कितना टैक्स लगाया, तो 220 में टैक्स कितना है 30 रुपीज का टैक्स है। समझ में आ रहा है आपको? 220 में टैक्स कितना है 220 में 30 रुपीज का टैक्स है, और बचा कितना 190, वो गुड्स की वैल्यू थी। ऐसे भी निकाल सकते थे, गुड्स की वैल्यू कितनी हुई थी अभी तक 190, तो ऊपर का क्या है पूरा का पूरा टैक्स। फिर उसमें 80 रुपीज का वैल्यू ऐड हो गया, मतलब ये 300 में दो चीजें है, 100 प्लस 90 प्लस 80, मतलब कितना होता है वो 270 होता है वो, ये गुड्स की वैल्यू हो गई। तो ये 300 में 30 रुपया बच गया, वो 30 रुपया क्या है टैक्स है। पुराने सिस्टम में आपको दिख रहा है 300 के ऊपर टैक्स निकाला गया, तो कितना आया 30 रुपया आया। मतलब ये 30 रुपए में दो चीजें, टैक्स ऑन गुड्स 27 टैक्स ऑन गुड्स हो गया, और टैक्स ऑन टैक्स कितना हो गया 3। इसको कैस्केडिंग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कैस्केडिंग। जीएसटी में चला गया क्या, देखो चला गया ना, कैसे चला गया, जीएसटी में हम गुड्स की ही वैल्यू लिखते हैं 190 प्लस कितना लिखा हमने 80, वो जो टैक्स भरकर आए थे अभी तक हम अलग ही लिखते हैं उसको आईटीसी में, वो तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं हम। तो अभी गुड्स का वैल्यू कितना रहा 270, और 270 के ऊपर टैक्स कितना लगा दिया 27, तो 3 रुपया गायब हो गया यहाँ से। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है? और एक बार बताओ, इधर भी वैसे ही होगा ना, ये समझ में आ रहा है आपको? ये 400 रुपए में दो चीजें है ना, कौन सी दो चीजें हैं 340 का गुड्स है, ठीक है ना, और बचा कितना 60 का क्या है टैक्स है। मतलब ये 40 रुपए में भी दो चीजें हो जाएंगी, 34 रुपीज का टैक्स ऑन गुड्स, और ये क्या है 6 रुपीज का कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स। एलिमिनेट हो गया क्या जीएसटी में, हो गया 34 रुपीज आया। मतलब जीएसटी जो आइडल जीएसटी है, जो सिस्टमैटिक जीएसटी है, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। एलिमिनेट करते जा रहे हैं ना, हम खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मिटिगेशन, मतलब जीरो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए पता है? इसमें का अगर कोई एक अनरजिस्टर्ड निकला तो जीएसटी का क्रेडिट आगे पास ऑन नहीं होगा। कंपोजिशन डीलर निकला तो जीएसटी का आगे क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा। कच्चा बिल देने वाला रहेगा तो, कच्चा बिल समझ रहा है ना, मतलब रजिस्टर्ड है लेकिन कैश में धंधा करता है, तो जीएसटी का क्रेडिट पास ऑन नहीं करेगा। तो कैश ट्रांजैक्शन, टैक्स की चोरी, कंपोजिशन, ये सारे रीजन है कि जो बेस्ट सिस्टम है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है देश में अभी, जो टाइम के साथ होगा। यहां तक समझा आपको? आई होप आपको जीएसटी का सिस्टम समझ में आया। तो जीएसटी को हम क्या क्या बोलते हैं, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा गया? कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, एक ने टैक्स भरा, आगे को क्या मिलता है क्रेडिट। इसलिए व्हाइट बिल ना, पक्का बिल जाने लगा ना, व्हाइट के ट्रांजैक्शन बढ़ गए, ब्लैक के ट्रांजैक्शंस कम हो गए। उससे बर्डन इज बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि फाइनल कंज्यूमर टैक्स तो भरता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, देखा आपने कैस्केडिंग कम हो गया, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी का एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो उसके फीचर क्या हो गए? जीएसटी के भी फीचर वही होने चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मैंने बताया ना 100% पॉपुलेशन क्या भरता है आज टैक्स भरता है, तो इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑन गुड्स है और गुड्स एंड सर्विसेज पे, पर्सन के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन इज पॉसिबल ना, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन पॉसिबल मतलब जो सप्लायर है वो 100 रुपीज लगाता है अपना बिल, और 18 रुपया जीएसटी भरना है। वो अपने पॉकेट से नहीं भरता, वो पार्टी से लेके भरता है ना, पार्टी से ही वो 118 लेता है। ओके, इसलिए शिफ्टिंग ऑफ बर्डन पॉसिबल है। नो परसेप्शन, ये परसेप्शन है, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, मतलब आपको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपने अभी तक बचपन से लेके बहुत बार टैक्स भरा है, आपको कभी पता ही नहीं चला कि आपने टैक्स भरा है। इनकम टैक्स जब भरोगे तो पता चलेगा कि नहीं? आप 1 करोड़ कमाओगे, उसमें का 40 लाख गवर्नमेंट लेने वाला है, बताओ पता चलेगा क्या? दर्द होगा क्या किधर तो बॉडी में। लेकिन 1 करोड़ का कंजम्पशन करते रहोगे, जीएसटी भरते रहोगे, पता नहीं चलता, क्योंकि डायरेक्टली नहीं भरते हो ना। कैसे भरते हो? इनडायरेक्टली। अरे कंज्यूमर कभी डायरेक्ट, आपने कभी जीएसटी भरा आज तक जिंदगी में जाके डिपार्टमेंट में? आपने किसको दिया टैक्स? सप्लायर को। और डिपार्टमेंट को किसने दिया होगा? सप्लायर ने। आपने कभी अपने अकाउंट में से डायरेक्टली भरा ही नहीं टैक्स, आप कंज्यूमर हो सब। इसलिए आपको डायरेक्ट टैक्स का या सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स का कभी बर्डन समझा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ। आपकी गुड्स की प्राइस जो होती है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है। आप तो प्राइस दे के आ जाते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है कि इसमें गुड्स की वैल्यू कितनी थी और टैक्स कितना था? आप कभी वो भी चेक भी नहीं करते। ओके,
इनडायरेक्ट टैक्स का अगर रेट बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा देश में। मैंने दिखाया भी आपको, सिस्टम जब चेंज हुआ तो इन्फ्लेशन कैसे आया था। वाइडर टैक्स बेस ना, इनकम टैक्स में टैक्स बेस नैरो होता है, 3% लोग ही टैक्स भरते हैं, यहाँ पे 100%, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, गुड्स इधर कंज्यूम किया तो इधर टैक्स भरना ही पड़ेगा। प्रमोट सोशल वेलफेयर, ये मैंने बता ही दिया था कल। सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट करता है, दूध को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा है, मिल्क को एग्जेम्प्ट रखा है, वेजिटेबल्स को एग्जेम्प्ट रखा है। सेकेंड क्लास ट्रेन के सेकेंड क्लास में से गरीब लोग ट्रैवल करते रहेंगे, एग्जेम्प्ट रखा है। फर्स्ट क्लास के ऊपर क्या है, टैक्स है। गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है, टोबैको के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा टैक्स है ना। मतलब गवर्नमेंट क्या चाहता है, सिगरेट पियो कि सिगरेट नहीं पियो, नहीं पियो, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगाया है। और गवर्नमेंट ने दूध और वेजिटेबल और फ्रूट्स को एग्जाम रखा है, मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि आप दूध वेजिटेबल फ्रूट्स सारे आम जनता जो खाती है वो खाओ, आप हेल्दी रहो। लेकिन गवर्नमेंट का फायदा किस में है, गवर्नमेंट टोबैको में ज्यादा फायदा है, इसलिए गवर्नमेंट टोबैको का कंजम्पशन भी प्रमोट करती है कि आप खाओ, आपको जब मरना ही है तो देश के लिए मरो, ठीक है। फिर मैंने बताया ये रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स होता है, वो भी मैंने बता दिया। हायर द इनकम लोअर द बर्डन, हायर द इनकम, आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा आपको टैक्स का बर्डन फील नहीं होगा या कम फील होते जाएगा ना। गरीब लोगों ने आईफोन नहीं लेना चाहिए, अमीर लोग ले लेते चल जाता है, क्योंकि उनका उतना इनकम होता है तो उनको इतना टैक्स भरने का इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये क्या मैंने पढ़ा है इस पूरे लेक्चर में, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी हिस्ट्री के साथ कि कैसा देश का सिस्टम चला।